ओके, नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा पर आ रहे हैं। अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा हमारा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलो अब ये हम थोड़ा समझते हैं क्या करता है। अभी हम ग्रुप 18 पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ग्रुप 18 में इनके जो ग्रुप 18 है, इनके आउटर मोस्ट में कॉन्फ़िगरेशन पूरे हैं। दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब देखो, अगर हीलियम को छोड़ दे, सबका ऑक्टेट पूरा है, हीलियम में ड्यूप्लेट है। अब इनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा है, और जिनका ऑक्टेट पूरा है वो स्टेबल होते हैं। तो ऑलरेडी सारे के सारे इनर्ट गैस दे आर इन द स्टेबल फॉर्म। दे हैव नो मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? आप समझो क्या होगा। आपको इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऊपर से एडिशनल एनर्जी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ इनर्ट गैस। फॉर एग्जांपल, मान लो दो फ्रेंड है ए एंड बी। कोई दो फ्रेंड है ए एंड बी। अब ए को खाने का इच्छा नहीं है, वो बोला कि भाई हमारी स्टमक की जो कैपेसिटी है वो पूरा भर गई है। अब जो बी है वो उसको मना रहा है, अरे थोड़ा खा लो यार, थोड़ा खा लो, टेंशन नहीं लो, थोड़ा खा लो। तो क्या होगा? जब तक बी ए को 100 या 200 या 300 टाइम्स नहीं बोलेगा खा लो खा लो, तब तक वो नहीं खाने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। तो उसे बहुत बार बोलना पड़ेगा। सेम इनर्ट गैस के पास टेंडेंसी नहीं इलेक्ट्रॉन लेने का। क्यों? क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर उनको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको एनर्जी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहला हम क्या पॉइंट बोलेंगे कि दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो आपको ऊपर से एनर्जी देना पड़ेगा इनको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। अब दूसरा, अब हमें ये देखना है कि इनकी ऑर्डर क्या है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है वो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने में बढ़ती है कि घटता है। अगर हम बात करें हीलियम का, हम बात करते नियॉन का, हम बात करें आर्गॉन का, क्रिप्टॉन का, जेनन का और आरएन का, तो अब क्या देखोगे, जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। क्या कर रहे हो? जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? रेडियस भी बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ेगा तो एज फॉर द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया तो इनकी एनर्जी भी कम लगेगी। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस पॉजिटिव। क्यों? जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आपकी एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया इसको? फटाफट कॉपी करो। चलिए
ये हमारा हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ में आते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये हमारा होता है डेंसिटी। डेंसिटी बहुत सिंपल है, आपको सब पता है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा। जब मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी विल इंक्रीज। यानी हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है हमारा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक वेट इंक्रीजेस। तो जब हमारा एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक वेट बढ़ेगा। तो वेट मतलब जब मास बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डेंसिटी होगा। तो इसका हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा डेंसिटी का, सबसे छोटा हीलियम, उससे बड़ा नियॉन, उससे बड़ा आर्गॉन, उससे बड़ा क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन, फिर रेडॉन। ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ ग्रुप 18। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे चौथा प्रॉपर्टी का, वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको हम पहले ही सिखाए थे, केमिकल बॉन्डिंग में सब टॉपिक हमने पूरा किया था कि जिसकी मास ज़्यादा होगी उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आप समझो, मान लो सपोज आपने दो तरह का वेसल्स लिया है। एक आपका ये छोटा सा बर्तन है, एक आपका ये बहुत बड़ा वेसल्स है। दोनों में आपने कुछ कुछ वाटर ले लिया और दोनों की तरफ आपने क्या किया, बंसन बर्नर लगा दिया, मतलब गैस को ऑन कर दिया। जिनकी पानी की मास कम है वो सबसे पहले बॉइलिंग होगा, जिनकी मास ज़्यादा है उनको मोर टाइम लगेगा बॉइलिंग में। इट विल रिक्वायर मोर टाइम फॉर बॉइलिंग। एक ये छोटा आइस है, एक ये वाला बड़ा आइस है। स्मॉल आइस विल मेल्ट फास्ट एज कंपेयर टू बिगर पीस ऑफ आइस। तो व्हाट कैन आई से कि एज द एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास इंक्रीजेस, corresponding its boiling point and melting point also increases। चलो थोड़ा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, सपोज मान लो कि अगर मैं एक पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, इफ़ आई एम ड्रॉपिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर को ड्रॉप करूँगा तो क्या होगा, पेपर कभी यहाँ पर उड़ेगा, कभी इधर आएगा, ऐसे करते करते वो नीचे गिरेगा। लेकिन अगर हम इसको छोड़ दें तो ये इमीडिएट नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे क्या होते हैं, इनके वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाती है हमारी, कॉरस्पॉन्डिंग हमारे मास बढ़ गए तो हमारे जब वैन डर वाल फोर्स बढ़ गए तो आपस में मॉलिक्यूल का क्या हो गया, अट्रैक्शन पूरा बढ़ गया। अब इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले हम क्या लिखें कि जो भी हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पता है कि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक ऑब्लिक
मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो अगर इसकी हम ऑर्डर बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर का, तो सबसे कम किसका हो जाएगा? हीलियम का, फिर नियॉन उससे ज़्यादा, आर्गॉन और ज़्यादा, क्रिप्टन और ज़्यादा, जेनॉन और ज़्यादा, रेडान और। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? इसको कॉपी करो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए अब देखिए हमारे पास अभी और 3 रह गया है। एक हम जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज वो रहेगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जो नेक्स्ट बच गया है दूसरा वो रह जाएगा एंथैल्पी ऑफ लिक्वेशन। एंथैल्पी ऑफ लिक्वेशन, लिक्विफिकेशन लिखो, लिक्विफिकेशन, कौन कितना जल्दी लिक्विड बनेगा। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा सॉलिबिलिटी। यही 3 है फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपका अब रिमेनिंग हो गया है, जो एक एक करके हम बात करेंगे। अभी देखिए अभी जस्ट हमने आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का सिखाया था, उसी के बेसिस पर इन दोनों को भी समझना है। कैसे? देखो ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब हमें हीट देना है कि सब्सटेंस वेपोराइज करे। तो अभी हम क्या बोले कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे यू आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा है? इसके मास बढ़ रहे हैं। जब मास बढ़ेंगे तो क्या होगा? वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। जब वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के आपस में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले एनर्जी देके उसका हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे, उसके बाद ना मॉलिक्यूल्स करेगा वेपोराइज। कुछ समझ में आ रही है? तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे हमारा वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे एंथैल्पी भी हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा? हीलियम छोटा, इससे बड़ा नियॉन, इससे बड़ा आर्गॉन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडान। अगर हम बात करें लिक्विफिकेशन का, इसका भी सेम प्रोसेस है। लिक्विफाई करो या वेपोराइज करो, आपको हीट देना पड़ेगा। फिर से वही बात है, जब आप टॉप से बॉटम में आ रहे हो तो साइज इंक्रीज करेगा। जब हमारा साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा। जब वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? आपको अधिक से अधिक एनर्जी देना पड़ेगा उनको लिक्विफाई करने के लिए। तो इनका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेम, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान। सॉलिबिलिटी, ये वाला वही लॉजिक है जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में? कि सॉलिबिलिटी होने के लिए हमें 2 फैक्टर देखना है। एक है हाइड्रेशन एनर्जी, दूसरा है लैटिस एनर्जी। इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो वो सब्सटेंस आपका सॉल्युबल है। लेकिन इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन लैटिस एनर्जी तो ये कंडीशन में आपका जो भी सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल है।
अब हम बात करते हैं ग्रुप 18 का कि इसमें सॉलिबिलिटी कैसे बात करेंगे। अगेन द सेम, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेज। व्हेन योर साइज इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स योर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेज योर रेडियस विल इंक्रीज, व्हेन रेडियस विल इंक्रीज योर फोर्स विल डिक्रीज, एंड सिंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between molecules is decreasing, then it will easily break, and once it is start breaking it will be soluble in water. तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। समझ में आया कैसा हुआ? फिर से आपको एक बार हम बोल रहे हैं सॉलिबिलिटी क्या होता है बेटा। देखिए, जैसे आप टॉप से बॉटम में आओगे तो क्या होगा? हीलियम छोटा, नियॉन थोड़ा बड़ा, आर्गॉन और बड़ा, क्रिप्टन क्या होगा? इनकी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज कर रहे हैं। तब क्या होगा? जब साइज बढ़ेगी तो इनका रेडियस बढ़ेगा, और एज पर दिस फार्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब साइज बढ़ा तो रेडियस बढ़ा, और जब अगर रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? वो इजीली सब्सटेंस अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, अपने पार्टिकल्स में वो टूट जाएगा, और जैसे टूटा तो क्या हुआ? सॉल्युबल हो गया। सिंपल लॉजिक है। आप जब चाय खाते हो और उसमें अगर बाय मिस्टेक एक बिस्किट उस चाय में गिर जाए तो क्या होता है? बिस्कुट की लैटिस एनर्जी इतना कम है कि उनके अट्रैक्शन बहुत कम है, और वो इजीली चाय में क्या हो जाता है? स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में टूट जाएगा, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगा। तो वही यहाँ पर सेम लॉजिक है। जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में इमीडिएट टूटने लगेंगे, और दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सॉलिबिलिटी। ये किसका ऑर्डर है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। ये सॉलिबिलिटी का ऑर्डर है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी। और ये किसका ऑर्डर है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन। दिस इज द एंड ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड ऑफ फिजिकल। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार इसको फटाफट कॉपी करें जल्दी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अब करने केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज माई केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का, किसकी हम बात करें? केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो अब तक इतने सारे एलिमेंट में ज़ेनॉन ही है जो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। बाकी और लोग के कंपाउंड्स बने हैं लेकिन अब तक वो वेल नोन नहीं है, लेकिन ज़ेनॉन ने कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं जिसके लिए हमें पता है क्या क्या। तो ज़ेनॉन जो एक तरह कंपाउंड बनाते हैं वो होता है ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड। एक ये कंपाउंड बनाते हैं ज़ेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड, जिसमें दो कंपाउंड बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं XeO3 और दूसरा बनाते हैं XeO4। XeO3 को क्या बोलते हैं हम? ज़ेनॉन ट्राईऑक्साइड। और XeO4 को हम क्या बोलते हैं? ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड। ज़ेनॉन टेट्राऑक्साइड। ये दो तरह के ज़ेनॉन ऑक्सीजन का कंपाउंड बनाते हैं। फिर ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड, फ्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। ये ज़ेनॉन कुछ फ्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे XeF2 बनाते हैं, XeF4 बनाते हैं एंड XeF6। ये तीन कंपाउंड वो बनाते हैं किससे?
जेनॉन विथ फ्लोरीन, इसको क्या बोलेंगे? जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब इसमें जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो क्या है? दैट इज योर हाइड्रोलिसिस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर हाइड्रोलिसिस, दैट इज योर हाइड्रोलिसिस ऑफ HCF2, HCF4 and HCF6. very important for your JEE exam, medical and board. very important this concept. मैं आपको बताऊंगा कि देखो याद करना मुश्किल है, मैं अपने तरफ से आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा by which you can remember till the day of your examination. क्लियर है? आप कॉपी करो, मैं बता रहा हूं आपको। देखो आपको करना क्या है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिख दो Xe, फिर आप लिख दो HeO3, फिर HF एंड फिर O2। यही 4 कंपाउंड है जो इनके हाइड्रोलिसिस में किसी ना किसी में बनेगा, यही 4 कंपाउंड बनेगा। कहीं ना कहीं Xe बनेगा, कहीं ना कहीं HeO3 बनेगा, कहीं ना कहीं HF बनेगा, कहीं ना कहीं O2 बनेगा, यही 4 है। चलो हमने इसको 3 में डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि हम 3 रिएक्शन पढ़ेंगे, हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये समझ गए तो आपको वो रिएक्शन समझ में आ गया। चलो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF2 में आपने जब वाटर डाला, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दूसरा हम बात करेंगे HCF4 में जब आपने वाटर डाला। तीसरा हम बात करेंगे HCF6 जब हमने वाटर इसमें डाला। चलो अब देखो, जब आप HCF2 में पानी डालते हो तो दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन, इसमें रिडक्शन हो जाता है। क्या होता है समझो, इसमें रिडक्शन होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? मैंने आपको बैलेंसिंग में सिखाया था, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे उसी को बोलते हैं रिडक्शन। अगर हम HCF2 की बात करें तो हमारा Xe के पास +2 है और यहाँ पर Xe के पास 0 है और यहाँ पर Xe के पास 6 है, तो +2 से अगर 0 जाएगा तो इसको बोलते हैं रिडक्शन, और +2 से अगर +6 जाएगा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब जब HCF2 पानी से रिएक्ट करेगा तो केवल क्या होगा? रिडक्शन। मीन्स उसमें केवल Xe बनेगा, HCO3 नहीं बनेगा। कुछ समझ में आया? चलो जब हम दूसरी की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है? ये शो करता है डिसप्रपोर्शन। ये क्या शो करता है बेटा? ये शो करता है डिसप्रपोर्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शन? रेफर माय नोट्स। डिसप्रपोर्शन मीन्स अ सिंगल एलिमेंट विच इज शोइंग ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। चलो अगर हम HCF4 की बात करें तो यहाँ जेनन आपके +4 में है, यहाँ जेनन 0 में है, तो +4 से 0 दिस इज रिडक्शन, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट में। +4 से +6 ऑक्सीडेशन, ये भी बनेगा। क्यों? क्योंकि डिसप्रपोर्शन का मीनिंग होता है कि सेम एलिमेंट रिडक्शन में भी जाएगा एंड ऑक्सीडेशन में भी जाएगा। अगर हम बात करते हैं HCF6 का, यहाँ पर Xe +6 में है और ये शो करता है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या शो करता है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो यहाँ भी +6 और ये 0, ये चेंज हो गया तो ये नहीं शो करेगा। क्यों? नॉन रिडॉक्स मतलब जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज ना दिखाए। यहाँ Xe +6, यहाँ 0 नहीं दिखाएगा, +6 +6 सेम है, ये दिखाएगा। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट।
HF है ये सब में बनता है। HF क्या है बेटा? HF है जो सब में बनता है और O2 इन दोनों में बनता है, इसमें नहीं बनता है। तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस पर खास करके आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सिखा दूं कैसे आप रिएक्शन लिखोगे। देखो, अगर आप ये टेबल समझ में आ गया तो आपका बोर्ड और जेई में ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर आपने बना दिया। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, लिखता हूँ रिएक्शन। चलो सबसे पहला रिएक्शन क्या है मेरा? XCF2 को आप जब रिएक्ट किए वाटर से तो ये क्या बना? ये बना Xc प्लस HF प्लस O2। दूसरा रिएक्शन, जब आपने XCF4 को रिएक्ट किया वाटर से तो ये क्या बना? Xc भी बना है, XCO3 भी बना, HF भी बना है एंड O2 भी बना है। तीसरा, जब आप XCF6 को रिएक्ट करते हैं H2O से तो ये क्या बना? ये केवल आपको XCO3 बना प्लस HF बना। अब ये बताओ क्या आपने इन सब का प्रोडक्ट लिखना अब मेरे ख्याल से सीख गया? जो जो टिक किया गया है केवल वही होगा प्रोडक्ट, रेस्ट नहीं। तो ये इसका एक ट्रिक्स है याद करने का। दिस इज द ट्रिक्स टू रिमेंबर हाइड्रोलिसिस ऑफ ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स, जिसमें 3 कंपाउंड है, एक है XCF2, XCF4 एंड XCF6। क्लियर है? कॉपी करें इसको। चलो सबने कॉपी कर लिया, उम्मीद कि सबने कॉपी कर लिया। जो कॉपी नहीं किया उस वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड जेई मेडिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो एनसीईआरटी में पेज नंबर 208 से लेके 211 तक दिया हुआ है, उसको एक बार जरूर रीडिंग लगाएं और उसके बाद हमारे ट्रिक से सारे उसके जो भी फार्मूलास हैं, रिएक्शन है, उसको एक बार जरूर लिखें। चलो इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF6। तो आप बोलोगे सर फिर ये वाला क्या है? ये कंप्लीट है, मतलब अगर हम सारे पार्शियल को जोड़ देंगे तो लास्ट में ये हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में मिलेगा। क्लियर है? चलो हम देखते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है कि आप जब XCF6 को आप जब वाटर में ऐड करते हो तो इसका एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है तो ये बन जाता है XCOF4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HF। हम ऐसा क्यों किए? देखो, फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन को आने के लिए उसको 2 बॉन्ड चाहिए। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता। एक ऑक्सीजन को आने के लिए हमें 2 बॉन्ड खाली करना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 फ्लोरीन को कम किया। यहाँ 6 तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। सेकेंड स्टेप, XCOF4 को फिर रिएक्ट किए वाटर से तो अब ये क्या बनेगा? जब दूसरा O आएगा, एक और O आएगा तो एक O के आने पर 2 फ्लोरीन फिर से कम हो जाएगा तो क्या बनेगा? XCO2F2 प्लस 2 मोल्स ऑफ HF। तीसरा आइए, XCO2F2 को वाटर से रिएक्ट करो, जब तीसरा O आएगा तो ये बाकी दोनों F2 हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? XCO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ HF। यही वाला है जो 3 स्टेप में हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम? दिस आई से एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। दिस वन आई से एज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपको ये वाला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आ जाएगा। सबको आप जोड़ो, लेकिन जोड़ने को तो कभी नहीं पूछता है, लेकिन आप एक देखो
इसकी रियल में आता है कि नहीं। XeF4 XeF4 कैंसिल, XeF2 कैंसिल, क्या बचेगा ये XeF6 प्लस 1 2 3 3H2O इज गिविंग XeO3 प्लस 2 2 4 2 6 6HF। देखो रिएक्शन ही मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया है, Xe1 O3 F6H6, यानी आप अगर यहाँ देखोगे तो अगर बैलेंस करोगे तो ये 3 आएगा और ये 6 आएगा। तो ये जो मेरा आंसर लास्ट में आया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन आपके जो जेई या मेडिकल या बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो आपके पार्शियल हाइड्रोलिसिस पर पूछते हैं ज़्यादातर, और किसका, वो भी केवल एक कंपाउंड का, XeF6। समझ में आ गया, कॉपी करो इसको फटाफट। चलो अगला हम आते हैं नेक्स्ट, हम आते हैं ज़ेनॉन फ्लोरीन क्लोराइड। ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। ज़ेनॉन फ्लोरीन 3 कंपाउंड बनाता है, पहला XeF2, दूसरा बनाता है XeF4 और तीसरा बनाता है XeF6। अब ये कैसे बनता है ये आपको थोड़ा समझना है। देखिए, आप ज़ेनॉन को रिएक्शन कराओ F2 से, ज़ेनॉन को आप रिएक्शन करवाइए F2 से। अब पहला रिएक्शन आप ऐसा करवाओ जिसमें ज़ेनॉन इज इन एक्सेस। ज़ेनॉन क्या है, ज़ेनॉन एक्सेस में है, तो ये बन जाता है XeF2। दूसरा आपने ऐसा करवाया कि ज़ेनॉन और फ्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:5 है, तो ये बन जाएगा XeF4। और तीसरा आपने ऐसा किया जहाँ पर ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन का जो रेशियो है वो 1:20 है, तो ये बन जाएगा XeF6। हम क्या बोले कि ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स 3 कंपाउंड बनाता है, XeF2 XeF4 XeF6। कैसे बनता है, आप ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन को ले लो, अगर आप ज़ेनॉन को पूरा एक्सेस में कर दिया, वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट इज XeF2। अगर आप ज़ेनॉन एंड फ्लोरीन को 1:5 में लेते हो तो ये बन जाएगा XeF4। लेकिन अगर आप ज़ेनॉन और फ्लोरीन को लेते हो 1:20 में तो ये बन जाता है XeF6। क्लियर है? इसको कॉपी करो फटाफट, इसको जल्दी कॉपी करो। एक और रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन, जैसे मान लो कि अगर XeF4 को अगर आप रिएक्ट करते हो O2F2 से तो ये बन जाता है आपका XeF6 प्लस ऑफ O2। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में ये लोग रिएक्शन पूछते हैं, और आपको पता है ऐसा क्यों बना, क्योंकि ज़ेनॉन F6 बनाता है, आपको यहाँ बताया मैंने। तो ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं, आप इसको भी नोट कर ले और डेली इसको कम से कम 10 मिनट ज़रूर पढ़ें। फास्ट कॉपी करें इसको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जेईई में आ चुके हैं, मैं आपको पेपर्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें आपको दिख जाएगा। देखो, पहली बात है कि जब हम XeF2 को हम रिएक्ट कर रहे हैं 2 एलिमेंट से, सपोज एक हमने ले लिया है PF5 और एक हमने ले लिया है SbF5। ये हम अगर 2 डिफरेंट अगर मैं एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा हूँ तो आप क्या देख रहे हो, पहले यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं कैसे होगा, थोड़ा आप पहले समझो इसको।
ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस 8 इलेक्ट्रॉन में केवल इसने 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, यानी इसके पास स्टिल अभी 3 लोन पेयर है। और जिसके पास लोन पेयर होते हैं और वो किसी को अगर डोनेट कर सकता तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लीविस बेस। इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इनको क्या बोलेंगे? लीविस एसिड। इनको क्या बोलेंगे? लीविस एसिड। अब जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है तो ये आराम से एक फ्लोरीन को गेन कर सकते हैं। जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो ये आराम से एक फ्लोरीन को गेन कर सकते हैं। तो पहला केस में आंसर क्या बनेगा? HCF प्लस, और दूसरा में क्या बनेगा? PF6 माइनस। क्यों? देखो, Xc ने अपना एक फ्लोरीन को यहाँ पर डोनेट कर दिया तो प्लस आ गया, और PF5 ने अपने वैकेंट में फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना। और आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा चार्ज आएगा नेगेटिव। अगर हम Sb5, सेम लॉजिक, यहाँ क्या बन जाएगा? HCF प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा? SbF6 माइनस। तो हम अगर हमसे जो क्वेश्चन जेई में पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCF2, तो हम क्या बोलेंगे? HCF2 एक्ट्स एज फ्लोरीन डोनर। देखो इसने क्या किया? पहले HCF2 था, अब बन गया HCF, मतलब इसने अपने फ्लोरीन के एक एलिमेंट को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। तो व्हाट इज द रोल ऑफ HCF2? इट acts as fluoride ion donor. It acts as fluoride ion donor. समझ में आ गया इसको? फटाफट समझ के कॉपी करो इसको जल्दी। दूसरा रिएक्शन हम जा रहे हैं बात करने, वो हमारा है HCF4 प्लस ऑफ SbF5। ये क्या होगा? अब देखो, ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयर किया, यानी इसके पास स्टिल अभी 2 लोन पेयर है। तो ये क्या हो गया? जिनके पास लोन पेयर है इट इज नोन एज लीविस बेस। इनके पास क्या है? इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? दिस आई विल से एज लीविस एसिड। जब इन दोनों को आप रिएक्शन करोगे तो इसके पास वैकेंसी है, ये एक फ्लोरीन को ले लेगा, तो क्या बनेगा? HCF3 प्लस SbF6 माइनस। क्यों हुआ? एंटीमोनी ने एक ज़ेनॉन को एक फ्लोरीन के आयंस को लिया तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बढ़ गए। जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और यहाँ से क्या हुआ? फ्लोरीन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर से वही क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ HCF4? HCF4 क्या किया? उसने फ्लोराइड आयंस को डोनेट किया, तो क्या बोलेंगे? इट डोनेट्स फ्लोराइड आयन। कुछ समझ में आया? यस और नो? कॉपी करें इसको, फास्ट कॉपी करें इसको। चलो अगला रिएक्शन आता हूं मैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। सब के सब रिएक्शन जेई में आपको पता होना चाहिए कि जेई में एक बार में 8 सीटिंग होते हैं, तो 8 सीटिंग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में ज़रूर आएगा। और नीट वाले में आपको पता है कि आपके 3 या 4 सेट बनते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। चलो अगला हम बात करते हैं HCF6 का।
हम बात करते हैं HCF6 का। अब इसका हम दो कंडीशन में रिएक्शन की बात करते हैं। कैसे? देखो, जब आप HCF6 का आप इसका रिएक्शन करो, आइदर आप इसका NaF से करो या आप इसका KF से करो या आप इसका RBF से करो या आप इसका सीजियम फ्लोराइड से करो, और दूसरा आप HCF6 का रिएक्शन BF5 से करो। ये हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक होते हैं विथ एल्कली मेटल और दूसरे होते हैं विथ P ब्लॉक। अब देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस कंडीशन में आप याद रखना कि जब भी ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करेगा P ब्लॉक एलिमेंट से, तो उस केस में हम क्या बोले, जब भी xenon hexafluoride will react with P block element, at that time it will act as it donates fluoride ion। उस समय ये फ्लोराइड आयन को डोनेट करेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, HCF5 प्लस और ये बन जाएगा BF6 माइनस। कब? HCF6 फ्लोराइड आयंस मतलब F माइनस को कब करेगा डोनेट, जब इसकी रिएक्शन किससे हो, बोरॉन इज ए P ब्लॉक एलिमेंट, जब इसकी रिएक्शन P ब्लॉक से हो। समझ में आ रहा है? लेकिन जब इसकी रिएक्शन एल्कली, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑल आर एल्कली, जब इसकी रिएक्शन एल्कली मेटल से हो तो क्या करेगा ये, दिस विल एक्ट एज फ्लोरीन एक्सेप्टर, फ्लोरीन को अपने पास ले लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम ने फ्लोरीन को निकाल दिया बाहर, तो ये बनेगा Na प्लस और ये फ्लोरीन यहाँ आ गया, तो ये बनेगा HCF7 माइनस, ये बनेगा K प्लस HCF7 माइनस, ये बनेगा RB प्लस HCF7 माइनस, ये बनेगा CS प्लस HCF7 माइनस। तो इस रिएक्शन से जो आपका ये सब प्रोडक्ट बना है, ये सारे क्वेश्चन बेटा जेई में आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन जेई में आ चुका है। तो आप इससे क्या कंक्लूड किए कि जब आपका ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद एल्कली, एट दैट टाइम जो हमारा HCF6 है इट एक्सेप्ट्स, ये एक्सेप्ट करेगा फ्लोराइड आयन को, ये क्या करेगा, फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। कब? जब ये रिएक्ट करेगा किससे, एल्कली मेटल से। तो हमने आपको तीन रिएक्शन बताया, एक है HCF2, दूसरा है HCF4, तीसरा है HCF6। HCF2 जब रिएक्ट करता है PF5 से या एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड से, उस समय क्या होता है, HCF2 एक्ट्स एज फ्लोराइड आयन डोनर। उसके बाद हमने करवाया था HCF4, दिस आल्सो एक्ट्स एज फ्लोराइड आयन डोनर। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCF6 में, तो ये डिपेंड करेगा, अगर इनके पास P ब्लॉक है तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन डोनर, अगर इनके पास एल्कली है तो क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। अब मान लीजिए आप बोल सकते इसमें ऐसा क्यों होता है, चलो समझते हैं क्यों होता है। अब देखो जो आपके P के एलिमेंट्स हैं इसमें क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे तो क्या करेंगे, ये वैकेंट ऑर्बिटल्स आराम से किसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं इनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, तो वैकेंट नहीं होंगे तो ये एक्स्ट्रा एलिमेंट को कैप्चर नहीं करेंगे। क्यों? आपको पता है जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं ये केवल एक ही बॉन्ड बनाते हैं और सबके पास एक फ्लोरीन पहले से था।
इसीलिए जब एल्कली मेटल से आपको ये जब रिएक्ट करेगा तो एल्कली मेटल फ्लोरीन देने का टेंडेंसी रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि सारे के सारे एल्कली मेटल +1 फॉर्म में स्टेबल होते हैं। सोडियम Na+1, लिथियम प्लस, सीजियम प्लस। तो ये चाहेंगे कि हम अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं, एलिमेंट को लॉस करें, चार्ज हो जाए प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं कि XeF6 जब एल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो एट दैट टाइम XeF6 वर्क्स एज फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर। क्लियर है? चलो अब ये इस चैप्टर में एक और मेरा टॉपिक रह गया है, दैट इज योर यूजेज ऑफ नियॉन। क्या हो गया है? यूजेज ऑफ नियॉन। इस पर भी क्वेश्चन जेईई में आ चुका है। पहले आप इसे कॉपी करें, फिर हम लिखते हैं उसको। अब देखिए ये आपके कुछ यूजेस हैं इनर्ट गैस के। मैक्सिमम हीलियम आता है। सबसे पहला क्या लिखा है? हीलियम इज ए नॉन इन्फ्लेमेबल गैस। ये बहुत ही लाइट गैस होता है। इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। It is used in gas cooled nuclear reactor. Liquid helium is used as cryogenic agent for carrying out experiment at low temperature. ये वाला जेईई में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। ये वाला भी जेईई में आ चुका है, याद रखिएगा। ये भी जेईई में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स विच फॉर्म एसेंशियल पार्ट्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड MRI सिस्टम फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस। ये वाला भी जेईई में आ चुका है, याद रखिएगा कि हीलियम, ये ही नहीं है, हीलियम है। हीलियम इज यूज्ड एज डाइल्यूटेंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग apparatus because of its very low solubility in the blood। तो ये आपके हो गए कुछ यूजेस हीलियम को, जो आपको ये सब पॉइंट्स आना चाहिए। दैट इज द एंड ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स थे उसके ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे। हमने आपको इसमें हर चीज़ क्लियर कर लिया, हर चीज़ कवर किया जो आपके बोर्ड और जेईई नीट के सिलेबस में है। राइट फ्रॉम सारे एलिमेंट्स के नाम, ऑकरेंस में हीलियम ऑकर्स मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद आपके वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, जैसे नंबर 1 हमने बात किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 हमने बात किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर 3 बात किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नंबर 4 बात की है डेंसिटी, नंबर 5 बात किया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 6 हमने बात किया था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, नंबर 7 हमने बात किया था एंथैल्पी ऑफ लिक्विफिकेशन, नंबर 8 हमने बात किसका किया था? सॉलिबिलिटी का। उसके बाद हम बात किस में आए थे करने के लिए? केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम रिएक्शंस की बात किए थे कि जेनॉन कंपाउंड्स बनाते हैं। 1 इट मेक्स कंपाउंड विथ ऑक्सीजन, दैट इज़ योर XeO3 एंड XeO4। फिर ये बनाते हैं फ्लोरीन से XeF2, XeF4, XeF6। इनका हमने वेरियस रिएक्शंस देखा था। सबसे पहला क्या था? XeF2, XeF4, XeF6 का वाटर से क्या होगा रिएक्शन। हमने आपको एक ट्रिक्स बनाया था कि XeF2 जब भी पानी से करेगा रिएक्ट, इट विल गो रिडक्शन। XeF4 जब पानी से करेगा तो क्या होगा? इट विल शो डिसप्रपोर्शन। और XeF6 करेगा तो वो आपको क्या शो करेगा? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हमने बात किया था पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6 कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने बात किया था कि अगर हम Xe और F2 को अगर दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो कब हमारा XeF2 बनेगा, कब XeF4 बनेगा और कब XeF6 बनेगा। कब बनेगा? जब आप जेनॉन को एक्सेस में लोगे तो XeF2 बनेगा। 1:5 का रेशियो है तो XeF4, 1:20 का रेशियो है तो XeF6 होगा। फिर हमने क्या बात किया कि कब हमारा XeF2, XeF4, XeF6 कब ये वर्क करेगा एज फ्लोराइड आयन डोनर, कब ये आपको वर्क करेगा एज फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। इसमें पहला हमने बात किया था XeF2 व्हेन इट विल रिएक्ट विथ
PF5। तो इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हो कि PF5 फास्फोरस P ब्लॉक है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो ये क्या करेगा, फ्लोराइड आयंस को एक्सेप्ट करेगा। तो इस केस में HCF2 इज वर्किंग एज फ्लोराइड आयन डोनर। अगर हम दूसरी बात करें HCF4 को फिर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ भी HCF4 एक अपना फ्लोराइड को डोनेट कर देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCF6 का, तो ये एक हो जाता है कंडीशनल रिएक्शन। ये देखेगा कि हमारा रिएक्शन किस एलिमेंट से हो रहा है। अगर ये एल्कली से होता है तो ये फ्लोराइड आयंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जेई में आ चुका है क्वेश्चन और मेडिकल में भी। लेकिन अगर ये रिएक्शन करता है P ब्लॉक से तो ड्यू टू वैकेंसी ये फ्लोराइड आयंस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। उसके बाद ये हमारे यूजेस ऑफ हीलियम, जो हमने जिसका जहाँ जहाँ स्टार लगाया है, ये सारे आपके जेई में आ चुके हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देने का। बाकी हमने कुछ केमिकल बॉन्ड्स के, कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, उसके कितने लोन पेयर हैं, क्या उसके हाइब्रिड हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या कराया था, पहला था हमारा HCF2, HCF4, HCF6, HCO3, XeOF2, XeO2F2, XeOF4, फिर हम कराए थे XeF6, फिर XeO4। तो वो सारे आप करेंगे। उसके बाद आप NCERT में पेज नंबर 208 से लेकर 211 तक, क्लास 12 पार्ट 1 पेज नंबर 2082 211, एक बार हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स आप लिखे हो, पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग वहाँ जरूर लगाएंगे। इसके बाद से आप कंफर्म रहो, क्वेश्चन बोर्ड में आए या जेई मेडिकल में आए, आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन अब छूटने वाला नहीं है। क्लियर है? ओके।